कि जब ये फंड मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था तो मार्केट में हमने पहला ऐसा कोई फंड देखा था जिनका कहना था कि वो एआई की रियल टाइम डेटा एनालिटिक कैपेसिटी और ह्यूमन एक्सपर्टीज को कंबाइन करके अपने लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे और शॉर्ट टर्म में और इवन लॉन्ग टर्म में अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट करेंगे। तो देखिए आप ये समझ के चलिए, जियो ब्लैकरॉक के केस में इनका जो पूरा ही पोर्टफोलियो या फिर इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है ना, वो सॉर्ट ही इस तरीके से होता है कि शुरुआत में एआई डिसाइड करता है कि डेटा के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स या फिर कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, और ऐसे में मार्केट के पास पहले ऐसे किसी फंड का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था, तो उसके लेके इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा क्यूरियस थे और इससे फिल्टर आउट होकर स्टॉक्स आते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे, और फिर एंड डिसीजन होता है एक फंड मैनेजर का कि उस स्टॉक्स में उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए कि जियो ब्लैकरॉक के केस में ह्यूमन एक्सपर्टीज फंड के ओवरऑल रिटर्न्स में कोई बहुत बड़ा मैजिकल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप अदर फंड्स की लिस्ट उठाओगे ना, तो उसमें कई सारे फंड्स तो ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी मार्केट में 6, 7 या फिर 8 साल हो चुके हैं, फिर भी इनका जो AUM है वो 2000 करोड़ तक टच नहीं कर पाया है। तो इस फंड का AUM ऑलरेडी 2200 करोड़ का हो चुका है। हाय गाइस, तो आज के हमारे वीडियो में हम जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी के फंड को रिव्यू करेंगे, जहां पर इस फंड को मार्केट में आए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी क्यूरियस कि ये फंड आज के टाइम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कहां स्टैंड करता है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस क्यूरियोसिटी इज कि जब ये फंड मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था तो मार्केट में हमने पहला ऐसा कोई फंड देखा था जिनका कहना था कि वो एआई की रियल टाइम डेटा एनालिटिक कैपेसिटी और ह्यूमन एक्सपर्टीज को कंबाइन करके अपने लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे और शॉर्ट टर्म में और इवन लॉन्ग टर्म में अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट करेंगे। और ऐसे में मार्केट के पास पहले ऐसे किसी फंड का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था, तो उसके लेके इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा क्यूरियस थे। अब इस क्यूरियोसिटी का एक रीजन ये भी है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, जहां पर इस कैटेगरी में ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स जैसे कि पराग पारिक और HDFC जैसे फंड वर्क कर रहे हैं। तो इसमें यह देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि इन फंड से कंपैरिजन में आज के टाइम जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स, रिस्क, वोलेटिलिटी, वैल्यूएशन और इवन पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर के फॉर्म में कहां पर स्टैंड करता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन इस फंड के रिगार्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो का फोकस है कि आपको मैं इस फंड के रिगार्डिंग हर एक पॉसिबल और इन्फॉर्मेटिव डिटेल शेयर कर सकूं, जिससे आप अपना डिसीजन इस फंड के रिगार्डिंग ले सको। और इसका पर्पस आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है, तो प्लीज इसको उसी तरह से मत देखिएगा। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इस फंड के बेसिक ओवरव्यू से और इसके पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को समझने से, फिर इसको कंपेयर करेंगे अदर पॉपुलर फंड से। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जियो ब्लैकरॉक फंड के AUM को देखो तो इस फंड का AUM ऑलरेडी 2200 करोड़ का हो चुका है। अब भले ही ये AUM आपको देखने में कम लग रहा हो, पर यहां मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप अदर फंड्स की लिस्ट उठाओगे ना, तो उसमें कई सारे फंड्स तो ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी मार्केट में 6, 7 या फिर 8 साल हो चुके हैं, फिर भी इनका जो AUM है वो 2000 करोड़ तक टच नहीं कर पाया है या फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। रीजन इज सिंपल कि कोई भी फंड अगर कुछ लंबे टाइम तक रिटर्न्स नहीं देता, तो इन्वेस्टर्स काफी जल्दी उस फंड से जो अपना पैसा है उसको स्विच भी कर लेते हैं। तो ऐसे में इसकी इस AUM ग्रोथ को आप काफी ज्यादा तेज बोल सकते हो। सेकंड, अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो लास्ट 1 मंथ में इस फंड ने ऑलरेडी 1.08% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अब मैंने 1 मंथ के रिटर्न इसीलिए कंसीडर किए हैं बिकॉज जैसा मैंने डिस्कस किया कि इस फंड को आए मार्केट में 3 मंथ्स ही हुए हैं, तो ऐसे हमारे पास लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का डेटा तो है नहीं। तो 1 मंथ में जो लास्ट हमारे पास डेटा है, इसको हम यूज करेंगे द बेंचमार्क। अगर आप इस फंड के पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को समझोगे तो आप देखोगे कि इस फंड ने अपना ऑलमोस्ट अराउंड 56 प्लस 19% जो टोटल होल्डिंग है उसको लार्ज और मैसिव कंपनीज में कर रखा है, जहां पर जायंट कंपनीज में 56% होल्डिंग्स है और जो लार्ज कैप कंपनीज है उनमें 96% एलोकेशन कर रखा है। अदर देन दिस, मिड कैप में 18% और स्मॉल कैप में आपने 5% एलोकेशन कर रखा है। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे कि कैटेगरी के एवरेज फंड्स जो बाकी हैं उन्होंने अपना एलोकेशन किस तरीके का कर रखा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका ये जो एलोकेशन है इन द जायंट, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, वो कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है। और ये चीज ये रेजोनेट करती है कि ये जो फंड है वो प्योरली डेटा के बेसिस पे चलता है, तो जो कैटेगरी एवरेज में चल रहा है उसी चीज को ये फॉलो कर रहा है, बिकॉज वो भी चीज जो है वो डेटा के बेसिस पे हो रही है। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन की अगर आप बात करोगे तो राइट नाउ इस फंड में आपको 137 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जहां पर मैं आपको बता दूं कि इस पोर्टफोलियो को मैंने लास्ट मंथ भी कवर किया था, जब अगेन इस फंड ने अपना फर्स्ट मंथ का पोर्टफोलियो रिव्यू दिया था। ऐसे में उस ड्यूरेशन में इस फंड के जो ओवरऑल स्टॉक्स थे वो 141 स्टॉक्स थे, जिनसे कम करके इन्होंने 137 स्टॉक्स किए हैं। और रिसेंटली मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लास्ट 1 से 2 हफ्तों में इन 137 स्टॉक्स में भी हमें थोड़ी बहुत चर्निंग देखने को मिली है, यानी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये अपने जो स्टॉक्स है उनको चर्न कर रहे हैं। अदर देन दिस, इनकी टॉप 10% स्टॉक्स में इन्होंने 38% अपना एलोकेशन कर रखा है, टॉप 5% स्टॉक्स में 26% एलोकेशन। अब आप यहाँ पर वापस से अगर एलोकेशन पे जाओ तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने अपना 75% से भी ज्यादा जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में रख रखा है। और अगर आप देखो तो इसके पीछे का रीजन भी आपको समझ में आएगा कि अगर आप दिसंबर तक का डेटा देखो मार्केट का, तो लास्ट 3 इयर्स में हमारे मार्केट में निफ्टी 50 ने सबसे खराब परफॉर्मेंस दी है ऑफ 13.4%, इसीलिए ये इंडेक्स आपको रेड में देखने को मिल रहा है। और निफ्टी 100 की भी परफॉर्मेंस काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है। वहीं इसके कंपैरिजन में निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी रही है लास्ट 3 इयर्स में।
तो इसीलिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी की ये मूव है, जहां पर अपना मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो ऐसे सेगमेंट में किया गया है जहां पर हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। और इसमें भी अगर आप फर्दर इनके पोर्टफोलियो को देखोगे और इसका सेक्टर एलोकेशन समझोगे तो सेक्टर एलोकेशन में इस फंड ने ऑलमोस्ट अपना 29% एलोकेशन कर रखा है फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज में, टेक्नोलॉजी सेक्टर कंपनी में 13%, इंडस्ट्रियल्स में 13% सेक्टर में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसने 11% कर रखा है। यानी शुरुआत के 4 सेक्टर्स ही अगर आप उठा के देख लो तो 30, 40, 50, 60 यानी ऑलमोस्ट 65% जो अपना एलोकेशन है या फिर 7% जो एलोकेशन है वो इन्होंने इन 4 सेक्टर्स में कर रखा है। और इसके पीछे का भी आपको लॉजिक समझ में आएगा अगर आप इस पूरे जो डेटा है वापस से आओगे, जहां पर अगर आप लास्ट 3 इयर्स में मोस्ट अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर्स देखोगे ना तो उसमें आपको अगेन निफ्टी आईटी देखने को मिलेगा जिसमें ज्यादा होल्डिंग दे रखी है। अदर देन दिस निफ्टी एफएमसीजी जिसकी परफॉर्मेंस रेड में हमें देखने को मिल रही है इन द लास्ट 3 इयर्स, जिसमें अगेन हमें देखने को मिल रहा है इन द पोर्टफोलियो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग कर रखी है। सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमें प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है, इसलिए सबसे ज्यादा एलोकेशन हमें उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी है ये काफी ज्यादा डेटा ड्रिवन और स्ट्रेटेजिक है। और इसके अलावा राइट हैंड साइड पे आपको इस फंड की जो टॉप 10 होल्डिंग्स है जिसमें इस फंड ने ऑलमोस्ट अपना 38% एलोकेशन कर रखा है वो देखने को मिल रही है, जिसमें स्टॉक्स आते हैं लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और एसबीआई जैसी कंपनी। अब हम ये जो एलोकेशन है इसको थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं दूसरे फंड से लाइक पराग पारिक और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो पराग पारिक के केस में इनका एयूएम 1,29,000 करोड़ का है बिकॉज वन ऑफ द हाईएस्ट एयूएम फंड है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। पर रिटर्न्स की अगर आप बात करो तो लास्ट 1 मंथ में इनकी रिटर्न्स हमें फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं अगर हम इनके पोर्टफोलियो एग्रेशन की या फिर पोर्टफोलियो की, तो इसमें इसने 83 + 11% यानी ऑलमोस्ट अपना 95% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज में कर रखा है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि जो कैटेगरी एवरेज है जायंट कंपनीज का वो 49% है, पर उसके अगेंस्ट इन्होंने 83% कर रखा है। मिड कैप कंपनीज में जो कैटेगरी एवरेज है बाकी फ्लेक्सी कैप फंड का वो 23% का है, इन्होंने उसको 4% कर रखा है, और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न्स कर रखे हैं या फिर नेग्लिजिबल होल्डिंग्स कर रखी है। अब यहाँ हमें फर्क दिख रहा है एक प्योरली डेटा ड्रिवन अप्रोच का और एक वैल्यू ड्रिवन अप्रोच का, जहां पर जियो ब्लैकरॉक हमने देखा कि वो डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेता है और डेटा जहां पर वैल्यूएशन उनको जिस तरीके की दिखा रहा है उस तरीके से उन्होंने एलोकेशन कर रखा है। इसी वजह से जो कैटेगरी एवरेज है उसके अराउंड ही हमें एलोकेशन देखने को मिल रही है। पर जो पराग पारिक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो डेटा के बेसिस पे नहीं है बल्कि वैल्यूएशन हैवी है, जहां पर वो ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिनके केस में उनको वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिल रहा हो प्लस उसके साथ ग्रोथ देखने को मिले। एंड नो डाउट पराग पारिक के केस में एक ये एडवांटेज है कि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफी द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं और मार्केट में काफी बड़े बड़े फॉल्स और जो फेजेस है वो ये देख चुके हैं एज कम्पेयर टू जियो ब्लैकरॉक के फंड मैनेजर्स जिनके पास कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में इनका जो पूरा एलोकेशन है हो सकता है आगे इनको काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करके दे। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने टॉप 10% स्टॉक्स में अपनी 47% एलोकेशन कर रखा है, जहां पर यहीं पर हमें जियो ब्लैकरॉक के केस में 38% एलोकेशन देखने को मिल रहा था। बात करो अगर आप पोर्टफोलियो की तो पराग पारिक के केस में इनका सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखो तो वो आपको काफी कुछ डेटा से अलाइन होते हुए देखने को मिलेगा, केवल अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को छोड़ दो, जहां पर कैटेगरी एवरेज है 29% इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो इन्होंने भी सबसे ज्यादा हैवी एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर को ही देख रखा है ऑफ 26%। पराग पारिक के केस में पर अगर आप टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स देखोगे ना तो उनका वेटेज 18% का है, जहां पर कैटेगरी एवरेज है 13%। अदर देन दिस कंज्यूमर, एनर्जी और जो बाकी सारे कंज्यूमर स्टेबल्स जैसे सेक्टर्स हैं उनको इन्होंने जो कैटेगरी एवरेज है उसके अराउंड ही कर रखा है। और इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स आप देख सकते हो, इसमें भी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक्स आते हैं। अदर देन दिस आईटीसी, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज। और बिकॉज हमें पता है कि पराग पारिक एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करता है फंड, तो इसमें आपको अल्फाबेट यानी गूगल की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 4% अपनी होल्डिंग ले रखी है। एंड लास्ट में अगर आप इसी चीज को कंपेयर करो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से, तो इनके केस में इनका एयूएम 94,000 करोड़ का है। लास्ट 1 मंथ के इनके रिटर्न्स 0.8% के हैं। रीजन इज जहां पर पराग पारिक के केस में वैल्यू ड्रिवन अप्रोच है, वहीं एचडीएफसी के केस पे इनका जो फोकस है वो ग्रोथ पे ज्यादा है, तो इसीलिए आपको इधर रिटर्न्स भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर आप देखो तो इनके केस में आपको ऑलमोस्ट 90% या फिर क्लोज टू 93% जो होल्डिंग है वो जायंट और लार्ज कैप कंपनीज में देखने को मिल रही है, जो कि अगेन कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और मिड कैप के केस में इनका कैटेगरी एवरेज से काफी कम होल्डिंग है और स्मॉल कैप के केस में कैटेगरी एवरेज के अराउंड ही है। टॉप 10 स्टॉक्स में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 50% एलोकेशन दे रखा है, जो कि काफी अच्छा पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है और काफी ज्यादा एलोकेशन कर रखा है टॉप 10 कंपनीज में, अगर आप कंपेयर करो इसको जियो ब्लैकरॉक से या फिर पराग पारिक के केस में भी। और अगर आप इनका सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी ने 40% अपने फंड का एलोकेशन कर रखा है, जहां पर कैटेगरी एवरेज 29% है, जो कि इनको ये दिखाता है कि क्योंकि इनको काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं, जैसा हमको देखने को मिला कि रिसेंटली आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं प्लस लिक्विडिटी इन्फ्यूज किए हैं, तो वहां पर इनको ग्रोथ दिख रही है, इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर को हैवी लेके चल रहे हैं पोर्टफोलियो में। अदर देन दिस कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन्होंने कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग लिया है, टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर्स। टॉप 10 होल्डिंग्स पे इनके भी आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक दे सकते हो, जहां पर फाइनेंशियल सेक्टर हैवी इनका पोर्टफोलियो है। तो अब अभी तक हमने क्या समझा कि जियो ब्लैकरॉक प्योरली एक डेटा ड्रिवन अप्रोच पे चल रहा है, जहां पर पराग पारिक और एचडीएफसी का जो अप्रोच है वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। पर अब मैं आपको कुछ और इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं, जिससे आपको एक
एक बेटर पिक्चर मिलेगा इस पूरे फंड का एज कम्पेयर टू अदर लीडिंग फंड्स इन द सेम कैटेगरी। तो देखिए अगर आप इस पूरे डेटा को देखो तो इस डेटा में मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो 4 टॉप फंड्स हैं जो कि अपने AUM वाइज सबसे हाईएस्ट फंड है, पराग पारिक, HDFC, कोटक और UTI फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में जियो को रखा है और उसको डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर किया है, जो कि आपको एक इंटरेस्टिंग पिक्चर प्रोवाइड करेगा कि आने वाले टाइम में आप किस तरीके से मूवमेंट देख सकते हो इस फंड। तो अगर हम AUM को हटा दे तो सबसे पहला पैरामीटर आता है एक्सपेंस रेशियो। नो डाउट एक्सपेंस रेशियो के टर्म्स में जियो ब्लैक रॉक का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा कम है। प्लस अगर आप एग्जिट लोड की भी बात करोगे तो एग्जिट लोड इसमें 0 है, जहां पर बाकी सारे तीनों फंड्स HDFC, कोटक और UTI में 1% का एग्जिट लोड है और पराग पारिक में 2% का। पर अब यहाँ से चीजें चेंज होती हैं। अगला हमारा जो पैरामीटर आता है वो आता है वोलेटिलिटी का, यानी शॉर्ट टर्म में जब मार्केट हमारे फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो फंड्स की वोलेटिलिटी कैसे हमें देखने को मिल सकती है। तो पराग पारिक के केस में आप देख सकते हो वोलेटिलिटी आपको 8.6% की देखने को मिल रही है। वहीं HDFC, कोटक और अदर फंड्स की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है इस ड्यूरेशन पर। वहीं पर अगर आप जियो ब्लैक रॉक की देखोगे ना वोलेटिलिटी, तो शॉर्ट टर्म में इस फंड का जो फ्लक्चुएशन या फिर वोलेटिलिटी है वो नंबर काफी ज्यादा कम है, जो कि आपको देता है कि शॉर्ट टर्म में बिकॉज इनका डेटा ड्रिवन अप्रोच है तो ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी आपको देगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। वोलेटिलिटी काफी नहीं है। अगर हम इसकी और भी होल्डिंग्स या फिर और भी रेशियोज को देखें जैसे कि PE रेशियो, तो PE रेशियो हमें फंड की वैल्यूएशंस के बारे में बताता है। तो जहां पर 18 का PE रेशियो है पराग पारिक का, जो कि सबसे कम है, वहीं से कंपैरिजन में जियो ब्लैक रॉक का PE रेशियो 21 का है, जो कि एक एवरेज PE रेशियो है। एंड HDFC फ्लेक्सी के फंड का भी PE रेशियो इसके अराउंड का ही है, यानी 22 का। यानी वैल्यूएशन वाइज तो आज के टाइम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड सबसे कम वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अदर देन दिस अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज PE रेशियो की, बिकॉज हमें इसकी PE रेशियो को कैटेगरी एवरेज से भी देखना पड़ेगा, तो कैटेगरी से तो कम ही PE रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब एक आता है काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर जो कि काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं कि इन फंड के केस में करंट होल्डिंग में कितने परसेंट ये इक्विटी में होल्ड कर रखे हैं और कितने परसेंट का पैसा है वो कैश या फिर डेट में है, और इससे क्या फर्क पड़ता है। अब जितना ज्यादा पैसा डेट या कैश में होगा उस फंड के पास उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट्स अगर और भी कंसोलिडेट करते हैं और फॉल होते हैं तो ऐसे मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज देख के उसका वो फायदा उठा सकता है और उस पॉइंट पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। अदर देन दिस अगर कोई फंड ज्यादा या फिर फुली मार्केट में इन्वेस्टेड है तो उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ये डेटा देखो इन फंड्स का, तो इनके केस में आप देखोगे कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड पर्टिकुलरली इनका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा है 97% का, और कैश में केवल 2.7% की होल्डिंग रखे हुए हैं एंड डेट में 0% की होल्डिंग, यानी ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड चल रहा है ये मार्केट में। और ऐसे में अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल आता है तो उसका ज्यादा फायदा ये नहीं उठा पाएंगे। इसके कंपैरिजन में अगर आप पराग पारिक का केस देखो तो इनके पास कैश और डेट की होल्डिंग मिला के ऑलमोस्ट 19% की होल्डिंग है, यानी इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पूरे अगर सेगमेंट में उनको कोई बहुत ज्यादा वैल्यू देखने को मिलती है तो उधर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप HDFC का भी केस देखो ना, कैश होल्डिंग इनके पास भी ऑलमोस्ट 11% की है डेट को मिला के। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जियो ब्लैक रॉक फुली मार्केट में इन्वेस्ट चल रहा है। अदर देन दिस HDFC और पराग पारिक सिचुएशन को देख के ज्यादा चल रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंटली इनके जो फंड मैनेजर्स है वो डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको इस फंड का वर्डिक्ट भी बताऊं तो देखिए आप ये समझ के चलिए, जियो ब्लैक रॉक के केस में इनका जो पूरा ही पोर्टफोलियो या फिर इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है ना, वो सॉर्ट ही इस तरीके से होता है कि शुरुआत में AI डिसाइड करता है कि डेटा के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स या फिर कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, और इससे फिल्टर आउट होकर स्टॉक्स आते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे, और फिर एंड डिसीजन होता है एक फंड मैनेजर का कि उस स्टॉक्स में उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट बेसिक जो फिल्टरेशन प्रोसेस में स्टॉक्स आते हैं वो AI अपने डेटा के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जियो ब्लैक रॉक के केस में ह्यूमन एक्सपर्टीज फंड के ओवरऑल रिटर्न्स में कोई बहुत बड़ा मैजिकल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, जो कि पॉसिबिलिटी आपको पराग पारिक या HDFC केस में देखने को मिल सकती है अगर उनके फंड मैनेजर्स ने एक अच्छा डिसीजन लिया। बट इसके अगेंस्ट फायदा यहाँ पर डेटा ड्रिवन होने का ये है कि शॉर्ट टर्म में डेटा आपको ज्यादा बेटर और क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि जियो ब्लैक रॉक के केस में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी कम है और रिटर्न्स भी 1 मंथ के ज्यादा है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब इस फंड की अदर डिटेल्स में चेक कर रहा था, यानी टॉप 10% होल्डिंग, टॉप 10% स्टॉक्स के अलावा जब मैं अदर डिटेल स्टॉक्स में भी गया तो उसमें मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि टॉप 10% होल्डिंग के अलावा अगर आप अदर स्टॉक्स देखो ना, लाइक टाइटन, TVS मोटर, अडानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, रेडिको खैतान, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में काइंड ऑफ मार्केट लीडर है। जैसे कि अडानी पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो पोर्ट इंडस्ट्री है उसमें मार्केट लीडर है, टाइटन ज्वेलरी में मार्केट लीडर है, TVS टू व्हीलर में मार्केट लीडर है, रेडिको खैतान जो है वो बिस्कीज वगैरह या फिर पूरा ही अल्कोहल का मार्केट है उसमें एक मार्केट लीडर है, ITC जो है वो टोबैको में मार्केट लीडर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलीकैब हो गया या फिर टाटा स्टील अपने अपनी जो स्टील इंडस्ट्री और केबल इंडस्ट्री है उसमें मार्केट लीडर है। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आती है कि जियो ब्लैक रॉक की जिस तरीके की स्ट्रेटेजी है इसमें भले ही आपको कोई बहुत बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कोई बहुत एक्सेप्शनल शायद रिटर्न्स देखने को ना मिले, बट इस चीज की सर्टेनिटी मिलती है कि डेटा के बेसिस पे मार्केट में चाहे ज्यादा वोलेटिलिटी हो, आपको मार्केट में एक जो बेस लेवल इनका इंडेक्स है जो कि निफ्टी 500 को लेकर चल रहा है, उससे डेटा ड्रिवन अप्रोच से एक अच्छी खासी आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बट वहीं अगर आपको ऐसे कोई गेन्स की एक्सपेक्टेशन है कि आपको फंड मैनेजर अगर बहुत अच्छे डिसीजन लेता है तो उससे कुछ एक्सेप्शनल गेन्स की पॉसिबिलिटी बने आपके पोर्टफोलियो में, तो वैसे केस में पराग पारिक या फिर HDFC जो है वो ज्यादा सेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर ये डिसीजन आपका रहेगा। तो आपको किस तरीके से पूरा वीडियो लगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे
मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।